प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट फर्स्ट के अध्याय फर्स्ट विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त करके उन्हें उनकी संरचना का निर्धारण किया जाता है। किसी भी पदार्थ की संरचना इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के द्वारा ज्ञात की जाती है। ये दो प्रकार की होती है, पहली उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह पदार्थ विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यदि उत्सर्जन होने वाली इन विकिरणों को मोनोक्रोमेटर व संसूचक से गुजारें और उसको रिकॉर्ड में भेजें तो प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी को उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चूँकि पदार्थ की ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, अतः इन्हें हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जब किसी कार्बनिक यौगिक के विलयन पर प्रकाश विकिरण आपतित की जाती है तो यह विलयन प्रकाश विकिरणों के कुछ मात्रा का अवशोषण कर लेती है और शेष मात्रा पारगमित हो जाती है। यदि पारगमित होने वाले प्रकाश विकिरणों को मोनोक्रोमेटर और संसूचक में से गुजार कर रिकॉर्ड करें तो प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाते हैं और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अवशोषित स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इस प्रकार अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन को मोनोक्रोमेटर और रिकॉर्डर के माध्यम से अध्ययन करने पर प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विकिरणों में से प्रकाश के किस विशेष तरंगदैर्ध्य का यौगिक द्वारा किस तीव्रता तक अवशोषण हो, यह यौगिक की संरचना पर निर्भर करता है। अतः अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात होने पर अज्ञात यौगिक की संरचना ज्ञात की जा सकती है। पदार्थ के द्वारा प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के संबंध में लैम्बर्ट बियर लॉ का पालन होना आवश्यक है। अवशोषण के नियम, पहला जो नियम है, जो कोई पदार्थ ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उसके लिए प्रथम नियम लैम्बर्ट बियर का नियम है। इस नियम के अनुसार लैम्बर्ट के अनुसार जब एक समान मोटाई वाली किसी वस्तु पर एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट आपतित की जाती है तो वस्तु की मोटाई के सापेक्ष प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी पारगमित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात यदि हम किसी x मोटाई की कोई पट्टिका लें, उसमें कोई विलयन भरें और उसमें ऊपर I0 प्रकाश की कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डालें और जो कि उस x मोटाई को पारगमित करके उसकी तीव्रता I रह जाए तो इस आधार पर विकिरणों की तीव्रता पारगमित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात -di/dx समानुपाती होता है I के। -di/dx बराबर ki, -di/i बराबर kdx और I0 से I तक इसका समाकलन करें तो हम पाते हैं कि log I बराबर kx0x अर्थात I/I0 बराबर e-kx या I बराबर I0 e-kx। ये लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप है जहाँ पर I0 आपतित
विकिरणों की तीव्रता तथा I पारगमित विकिरणों की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। उपरोक्त समीकरणों से यह स्पष्ट होता है कि वस्तु की मोटाई के सापेक्ष पारगमित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में चरघातांकी रूप से कमी आती है। वस्तु पर आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता अवशोषित व पारगमित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के योग के बराबर होती है। अतः आपतित प्रकाश की विकिरणों की तीव्रता में से पारगमित प्रकाश विकिरणों की घटाने पर अवशोषण प्रकाश विकिरणों की तीव्रता अवशोषित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार लैम्बर्ट ने प्रकाश अवशोषण का एक नियम प्रस्तुत किया। दूसरा जो नियम है वो लैम्बर्ट बियर का नियम है। लैम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने बियर के नियम को तनु विलीनों पर लागू किया। इस कारण इस नियम को लैम्बर्ट बियर का नियम या बियर लैम्बर्ट का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी तनु विलयन पर प्रकाश विकिरण आपतित की जाती है तो विलयन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के सापेक्ष प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी पारगमित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। जब इसका गणितीय रूप देखते हैं तो -di/dx समानुपाती होता है I और C के। यहाँ C सांद्रता को प्रदर्शित करता है। -di/dx बराबर k-IC या -di/I बराबर kCdx, जबकि समाकलन करने पर -log I/I0 बराबर k-CX या log I0/I बराबर k-2.303 इस प्रकार अवशोषण गुणांक A बराबर log 10 I0/I बराबर साइफन CX या A बराबर साइफन यदि कार्बनिक यौगिक के 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर सांद्रता वाले विलयन को 1 डेसीमीटर लंबाई के बीच की नली में भरकर इस विलयन में से एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्राप्त होने वाला अवशोषणांक मोलर अवशोषणांक कहलाता है। इसे मोलर अवशोषणांक गुणांक भी कहते हैं। इस आधार पर लैम्बर्ट और लैम्बर्ट बियर लॉ के द्वारा अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझाया गया है। बियर लैम्बर्ट नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले प्रकाश हमेशा एक वर्णी या मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, ताप स्थिर रहना चाहिए क्योंकि ताप में परिवर्तन से विलयन की सांद्रता में भी परिवर्तन आता है और प्राप्त होने वाले परिणाम अधिक सार्थक नहीं प्राप्त होते हैं। प्रथम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर रहे हैं वो है पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन से पहले हम पराबैंगनी स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, उसका क्या अर्थ है, कैसे उसका निर्धारण किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। यदि किसी यौगिक का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसके 1 मिलीग्राम को उपयुक्त विलायक के 100 मिलीलीटर तनु विलयन बना लेने पर इस तनु विलयन का एक भाग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सेल में रखते हैं और दूसरी सेल में एक संदर्भ इलेक्ट्रो विलायक भी लेते हैं जिसका पहले से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त है। इस प्रकार दोनों विलायकों के स्पेक्ट्रम से मोनोक्रोमेटिक रेज गुजारते हैं और दोनों के तरंग दैर्ध्य के आपस में हम कंपैरिजन द्वारा स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी या दृश्य व पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे हम कहते हैं। जब कार्बनिक यौगिक 200 से 800 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को दृश्य एवं पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। जब भी हम अध्ययन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है
कि पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मोनोक्रोमेटिक रेज है जिसका अवशोषण होगा वो 200 से 800 नैनोमीटर वाली रेज होंगी। ऊर्जा की मात्रा अधिक होने के कारण इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में त्रिक संक्रमण उत्पन्न होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण जिसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। किसी कार्बनिक यौगिक में बंधी और विपरीत बंधी और अबंधी 3 प्रकार के अणु कक्षक होते हैं। दृश्य व प्रकाश क्षेत्र के प्रकाशीय विकिरण आपतित करने पर बंधी व अबंधी इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी अणु कक्षकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्न 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण पाए जाते हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं तथा मजबूती से बंधे रहते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधे होते हैं, अतः इन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन क्रमशः सिग्मा बंधी कक्षक तथा पाई बंधी कक्षक में पाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध में भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें बंधहीन अथवा अबंधी या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कार्बनिक अणु में यदि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन के परमाणु विद्यमान हों तो इनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जिन्हें हम एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षकों में ऊर्जा अवशोषित कर उत्तेजित हो जाते हैं और विपरीत बंधी कक्षकों में चले जाते हैं। सिग्मा व पाई बंधों से संबंधित विपरीत बंधी कक्षकों को हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं, जबकि एन इलेक्ट्रॉन बंधी बनाने में भाग नहीं लेते, अतः इनसे कोई विपरीत बंधी कक्षक हमें प्राप्त नहीं होता है। इस आधार पर हम ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम सिग्मा स्टार संक्रमण। जब किसी कार्बनिक यौगिकों में केवल सिग्मा बंध उपस्थित रहते हैं तो दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में सिग्मा बंधी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके सिग्मा स्टार या जिसे विपरीत बंधी कक्षक भी कहते हैं में चले जाते हैं। दोनों कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण इस संक्रमण के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि दूसरा प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण है वो है एन सिग्मा स्टार संक्रमण। जब सिग्मा बंध बनाने वाले किसी परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो दृश्य प्रकाश व पराबैंगनी क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में अबंधी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके सिग्मा स्टार या सिग्मा अबंधी अणु कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस संक्रमण को एन सिग्मा स्टार संक्रमण कहते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा सिग्मा स्टार संक्रमण से कम होती है। जबकि तीसरे प्रकार का जो संक्रमण है वो पाई स्टार संक्रमण है। जब कार्बनिक यौगिकों में पाई बंध उपस्थित रहता है तो दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र की प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में पाई बंधी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके पाई स्टार विपरीत बंधी अणु कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे हम पाई स्टार संक्रमण कहते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा या तो एन सिग्मा स्टार के बराबर होती है या उससे कम होती है। जबकि चौथा और अंतिम प्रकार का जो संक्रमण है वो है एन पाई स्टार संक्रमण। जब पाई बंध का निर्माण करने वाले किसी परमाणु के पास लोन पेयर उपस्थित रहता है तो दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में अबंधी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके पाई स्टार विपरीत बंधी अणु कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे एन पाई स्टार संक्रमण कहा जाता है और इसके लिए ऊर्जा की मात्रा न्यूनतम होती है।
इस प्रकार हम ऊर्जा के संक्रमण का अध्ययन करते हैं। हमने देखा कि n पाई स्टार या पाई सिग्मा स्टार दोनों संक्रमण सम्मित या अनुमत संक्रमण नहीं है, अतः इसे हम फॉरबिडन ट्रांजिशन भी कहते हैं। अर्थात यदि सिग्मा से पाई स्टार में जाए या पाई से सिग्मा स्टार में जाए तो इस प्रकार के संक्रमण को हम फॉरबिडन या सिमेट्री फॉरबिडन संक्रमण कहते हैं। इस डायग्राम को देखने से पता लगता है कि सबसे नीचे जो ऊर्जा है वो सिग्मा बंध की है, उसके ऊपर पाई बंध कक्षकों को दिखाया गया है, उसके ऊपर n कक्षक को दिखाया गया है और उसके ऊपर पाई स्टार अबंधी अणुकक्षक और उसके ऊपर सिग्मा स्टार। अर्थात एक सिग्मा से दूसरे सिग्मा तक जाने के लिए हम देखते हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पाई से सिग्मा स्टार पे जाने के लिए अर्थात n से सिग्मा स्टार तक जाने के लिए उसके अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पाई से पाई स्टार में और कम की और n से पाई स्टार में और कम की। इस प्रकार इन चारों इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को ये डायग्राम दिखाता है और हम देखते हैं कि कभी कभी n एवं सिग्मा स्टार कक्षक उपलब्ध होने पर भी n सिग्मा स्टार संक्रमण प्राप्त नहीं होते, अतः हम इन्हें फॉरबिडन कक्षक की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसके लिए हमने फॉरबिडन के लिए सिग्मा से पाई स्टार में और पाई से सिग्मा स्टार में फॉरबिडन श्रेणी को रखा है। इस प्रकार डायग्राम में हम देखते हैं कि सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने में सर्वाधिक ऊर्जा की, उससे कम n से सिग्मा स्टार में, उससे कम पाई से पाई स्टार में और सबसे कम n से पाई स्टार में ऊर्जा की आवश्यकता होती। यहाँ पर हम एथीन में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। एथीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले यौगिक एथीन कहलाते हैं। एथीन की संरचना में दोनों कार्बन परमाणुओं के पास शुद्ध p कक्षक उपस्थित रहते हैं। जब दोनों कक्षकों की सम्मितियां समान होती हैं तो अतिव्यापन से बंधी अणु कक्षक बनते हैं। परंतु विपरीत सम्मिति वाले परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से विपरीत बंधी कक्षक का निर्माण भी होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित रूप से पाई बंधी अणु कक्षक में समानता ग्रहण कर लेते हैं। जब इस कार्बनिक यौगिक पर दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित किए जाते हैं तो पाई बंधी कक्षक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके पाई स्टार समान बंधी अणु कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं और पाई स्टार संक्रमण के कारण 165 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के उपस्थित शुद्ध p कक्षक यदि एक ही दिशा में है तो पाई स्टार विपरीत बंधी कक्षक का निर्माण न करके समान बंधी कक्षक का निर्माण करते हैं और यदि वो विपरीत लोब वाले हैं तो पाई स्टार विपरीत बंधी कक्षक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दूसरा जो उदाहरण हम ले रहे हैं वो है 1,3-ब्यूटाडाइन, जो कि परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। 1,3-ब्यूटाडाइन में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन में प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरित कक्षक उपस्थित रहते हैं और प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित कक्षक होता है और इसमें सिग्मा सिग्मा बंधों के निर्माण के पश्चात प्रत्येक कार्बन के पास एक शुद्ध p कक्षक शेष रह जाता है। ये चारों p कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके 4 अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी व्यवस्था इस प्रकार है: CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस डायग्राम में हमें जो कार्बन पर जो लोब्स दिखाए गए हैं वो शुद्ध p कक्षक के हैं। इसका अध्ययन में हम देखते हैं कि फर्स्ट निम्न ऊर्जा वाला बंधी अणु कक्षक। हम इस डायग्राम में देखते हैं कि यदि प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित कक्षक जो शुद्ध p कक्षक है
यदि चारों पी कक्षकों की सम्मितियां समान होती हैं तो इनके अतिव्यापन से एक ऐसा अणु कक्षक बनता है जिसमें कोई नोडीय तल उपस्थित नहीं रहता है। इस अणु कक्षक को निम्न ऊर्जा वाला बंधी अणु कक्षक कहा जाता है और पाई 1 से प्रदर्शित किया जाता है। इस अणु कक्षक की ऊर्जा न्यूनतम और स्थायित्व सर्वाधिक होता है। यहाँ हम ये देखते हैं, यदि कार्बन पर उपस्थित चारों शुद्ध पी कक्षकों में धनात्मक या सममिति पाई जाती है तो इस प्रकार के अणु कक्षक सर्वाधिक स्थायित्व वाले होते हैं और उनमें ऊर्जा न्यूनतम होती है। जबकि दूसरा वाला उच्च ऊर्जा वाला बंधी अणु कक्षक, जिसे हम पाई 2 से प्रदर्शित करते हैं, जब कार्बन 1 और कार्बन 2 परमाणु के शुद्ध पी कक्षक कार्बन 3 और कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं के अणु कक्षकों की समान सम्मिति दर्शाते हैं, जबकि C2 व C3 कार्बन के पी कक्षक की सम्मितियां भिन्न होती हैं, तो इनके अतिव्यापन से एक रेखीय अणु कक्षक प्राप्त होते हैं जिससे कार्बन 2 व कार्बन 3 परमाणुओं के मध्य एक नोडलीय तल उपस्थित होता है। अतः इस कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है और इस प्रकार इसे उच्च ऊर्जा वाला बंधी अणु कक्षक कहा जाता है और इसे पाई 2 से प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार हम चित्र में देख रहे हैं कि कार्बन 1 और कार्बन 2 पर उपस्थित शुद्ध पी कक्षकों की सम्मिति एक तरफ है, जबकि कार्बन 3 और कार्बन 4 वाले कार्बनों के मध्य शुद्ध पी कक्षकों की सम्मिति एक जैसी है, परंतु पहले और दूसरे कार्बन के विपरीत है। तो इस प्रकार पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे कार्बन के मध्य एक सम्मिति पाई जाती है, एक नोडलीय तल बन जाता है जिसे हम उच्च ऊर्जा वाला नोडलीय तल वाला अणु कहते हैं। निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी अणु कक्षक, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, यदि पहला और दूसरा कार्बन में यदि पी कक्षक विपरीत दिशा में हो, जबकि तीसरे और दूसरे में जो पी कक्षक है वो समान दिशा में है, जबकि चौथे कार्बन में उपस्थित पी कक्षक विपरीत दिशा में है, जब कार्बन 2 व कार्बन 3 परमाणु में पी कक्षक समान सम्मिति की दर्शाते हैं और इनकी सम्मितियां समीपवर्ती कार्बन परमाणु के पी कक्षकों की सम्मितियों से भिन्न होती है, तो इनके अतिव्यापन से एक ऐसा अणु कक्षक बनता है जिसमें दो नोडलीय तल बनते हैं। इसे निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी अणु कक्षक कहा जाता है और इसे पाई 3 से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि चौथा जो है उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी अणु कक्षक, जिसे पाई 4 स्टार कहते हैं, जब चारों पी कक्षकों की सम्मितियां एक दूसरे से विपरीत होती हैं तो इनके अतिव्यापन से एक ऐसा अणु कक्षक प्राप्त होता है जिसमें 3 नोडलीय तल उपस्थित रहते हैं। अतः इस अणु कक्षक की ऊर्जा सर्वाधिक होती है और इसे उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी अणु कक्षक कहा जाता है, जिसे पाई 4 स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 अणु कक्षकों का निर्माण होता है, जिसमें से पाई व पाई 2 बंधी अणु कक्षक होते हैं, जबकि पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार विपरीत बंधी अणु कक्षक होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन पाई 1 व पाई 2 बंधी अणु कक्षकों में भरे रहते हैं। अतः पाई 2 अणु कक्षक अधिकतम ऊर्जा वाला वह अणु कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसे HOMO कहा जाता है, जबकि पाई 3 स्टार न्यूनतम ऊर्जा वाला अणु कक्षक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता, इसे LUMO कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सदैव होमो से ल्यूमो में होता है। अतः 1,3-ब्यूटाडाइन में पाई 2 से पाई 3 स्टार संक्रमण के कारण 217 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पाई 1 पाई 2 जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, जबकि पाई 3 पाई 4 स्टार जिसमें विपरीत बंधक कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसमें से पाई 2 से पाई 3 में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है होमो से ल्यूमो के आधार पर। इस प्रकार संयुग्मन के विस्तार के आधार पर यदि हम बहुत अधिक कार्बन की संख्या वाला किसी यौगिक का अध्ययन करें तो संयुग्मी द्विबंधुओं की संख्या बढ़ने पर बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या भी बढ़ जाती।
परंतु इनके मध्य का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। अतः होमो से ल्यूमो के मध्य की ऊर्जा अंतराल भी घट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है। अतः प्रत्येक सेंगवन के विस्तार के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम के मान में 30 डिग्री नैनोमीटर में वृद्धि हो जाती है।